नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश, दुनिया, कोरोना, मार्केट और बाजार से जुड़ी हुई 40 खबरें फटाफट अंदाज में। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। सरकार किसानों को कोरोना संकट और टिड्डों से आतंक से राहत पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर आने वाली है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों के लिए बड़ी कर्ज माफी की योजना लेकर आने वाली है। इसके तहत किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ होंगे। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 25,000 करोड़ की कर्ज माफी दी जा सकती है। कई राज्यों में टिड्डों की वजह से 15% फसल जो है खराब होने की आशंका जताई गई है। होलसेल मार्केट में अनाज के दाम 30 से 40% गिरे हैं। सरकार की इस बड़ी योजना का असर देश की इकोनॉमी, बैंकिंग सेक्टर और बाजार पर दिख सकता है। लॉकडाउन की मार झेल रहे प्रवासी श्रमिकों और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए वर्चुअल यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आंदोलन कर रही है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने श्रमिकों, किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज की मांग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि पिछले 2 महीनों से गरीब, मजदूर और किसान परेशान हैं। आजादी के बाद पहली बार है कि मजदूर हजारों और सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे पैदल चलकर अपने घर वापस जा रहे हैं। मजदूरों और गरीबों के डर और पीड़ा को सरकार नहीं समझ रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार से एक बार फिर अपील की जाती है कि खजाने का ताला खोलिए और सबको 7,500 रुपये महीने तक की जो है आर्थिक मदद दीजिए। इसके अलावा फौरन 10,000 गरीब, मजदूर, छोटे दुकानदारों को मदद दी जानी चाहिए। कोरोना संकट को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट किया कि जिस प्रकार से लॉकडाउन से पीड़ित और घर वापसी को मजबूर प्रवासी श्रमिकों की बदहाली और रास्ते में उनकी मौत के कड़वे सच मीडिया के जरिए देश दुनिया के सामने आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को इनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मायावती ने अदालत की ओर से सरकार से जवाब मांगने की तारीफ की। प्रवासी मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र के बीच तनातनी जारी है। ममता बनर्जी ने ट्रेनों को चलाने को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, मैंने अमित शाह से कहा कि आप लगातार केंद्र की टीमों को बंगाल भेज रहे हैं, आप भेजो, लेकिन अगर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार काम नहीं कर रही है तो आप कोरोना संकट को खुद क्यों नहीं संभाल लेते? मुझे कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से कहना चाहती हूं कि कृपया देखिए कि कोरोना फैले नहीं। भारत में पहले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। कुछ लोग इस पर राजनीति के लिए फैलाना चाहते हैं इसे। देश में कोरोना संकट को बढ़ते देख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो उन प्राइवेट अस्पतालों की पहचान करे जो कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज मुफ्त या कम खर्च में कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब भी मांगा है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि जिन निजी अस्पतालों को मुफ्त या कम दाम पर जमीन मिली है वो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज मुफ्त या कम खर्च पर करें। कोर्ट ने कहा कि चैरिटेबल अस्पतालों को कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में उन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है जिसमें कहा गया था कि कुछ प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों से भारी भरकम फीस वसूल। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की गवाही 4 जून को दर्ज होगी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से सभी 32 आरोपियों की तरफ से समय मांगा गया है। आरोपियों की अर्जी को मंजूर करते हुए कोर्ट ने 4 जून की तारीख तय की है। अब 4 जून को आरोपियों को कोर्ट आना होगा। इस मामले में 8 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर हाल ही में 31 अगस्त 2020 तक सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करनी चाहिए। साक्ष्य दर्ज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी है और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई तय तारीख नहीं बताई। शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इसके 29 दिन बाद 21 अप्रैल को 5 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन कर पाए थे।
सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कैबिनेट विस्तार को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष भगत से लंबी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इस विस्तार में 22 से 24 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें से करीब 10 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के नाम भी लगभग तय हो गए हैं और संभावित मंत्रियों की सूची पार्टी आलाकमान को भेज दी गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,58,000 के पार चली गई है। 24 घंटे में कोरोना के 6,566 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 194 लोगों की जान गई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 4,531 पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या में ये एक दिन में दूसरा सबसे बड़ा उछाल है। इससे पहले 4-5 मई के बीच 195 लोगों की जान गई थी। हालांकि 24 घंटे के दौरान 3,500 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। भारत का रिकवरी रेट 42% से ऊपर बना हुआ है। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा हालत खराब महाराष्ट्र की है, जहां मरीजों की संख्या 57,000 के करीब पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 1,857 हो गई है। 97, माफ कीजिएगा। भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपनी नियुक्ति के 4.5 महीने के भीतर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे त्यागपत्र में बिंदल ने कहा कि वो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने स्वास्थ्य सेवा के निदेशक अजय कुमार गुप्ता को 20 मई को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी तब हुई जब उनका 43 सेकंड का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जिसमें वो किसी व्यक्ति से 5 लाख घूस लेने के लिए कह रहे थे। गिरफ्तारी के बाद गुप्ता को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। बिंदल ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया ताकि बिना किसी दबाव के मामले में उचित जांच हो। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। उन्हें गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। संबित पात्रा बीजेपी का जाना पहचाना चेहरा है और टीवी डिबेट्स में अक्सर पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें ओडिशा की एक सीट से कैंडिडेट बनाया था, लेकिन वो जीतने में सफल नहीं रह पाए। बात बाजार की कर लेते हैं तो मई सीरीज की शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है और बाजार आज 2 हफ्ते के ऊपर स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने तेजी से हैट्रिक लगाई। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी देखने को मिली है। सेंसेक्स 595 पॉइंट चढ़कर 32,201 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 175 पॉइंट चढ़कर 9,490 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 459 अंकों की तेजी रही। आज निफ्टी के 50 में से 42 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में तेजी रही। बैंक निफ्टी के 12 में से 8 शेयरों में तेजी रही। आज ऑटो, मेटल, रियल्टी शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। कैपिटल गुड्स शेयरों में भी जोरदार तेजी रही। दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली टीवीएस मोटर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 45% गिरकर 74 करोड़ रुपए रहा। कंपनी को कोरोना संकट की वजह से 32 करोड़ रुपए का एकमुश्त घाटा हुआ है। कंपनी की आय में 20 से ज्यादा % की गिरावट दर्ज हुई है और ये 3,481 करोड़ रुपए रही है। बिक्री वॉल्यूम में 30.2% की गिरावट देखने को मिली है, जो घटकर 6.3 लाख यूनिट रही। कंपनी ने बताया कि BS4 गाड़ियों की बिक्री के लिए मार्च 2020 तक 22 करोड़ रुपए अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया। फेडरल बैंक का चौथी तिमाही का मुनाफा 21% गिरा है। फेडरल बैंक का मुनाफा 381.5 करोड़ रुपए से घटकर 301 करोड़ रुपए रहा, जबकि ब्याज आय 10.9% से बढ़कर 1216 करोड़ रुपए रही है। अन्य आय 73% बढ़कर 711 करोड़ रुपए रही है। प्रोविजनिंग 161 करोड़ से बढ़कर 567 करोड़ रुपए और नेट NPA 1.63% से घटकर 1.31% रहा। वहीं ग्रॉस NPA 2.99% से घटकर 2.84% रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ 75.75 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान रुपया सीमित दायरे में रहा। घरेलू शेयर बाजार में तेजी से जहां रुपये पर सकारात्मक असर पड़ा है, वहीं अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ने से ये फायदा ज़्यादा देर तक नहीं टिका। रुपया आज गिरावट के साथ 75.90 पर खुला, लेकिन बाद में इसमें रिकवरी देखने को मिली। रुपया कल 75.71 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान रुपये ने 75.69 की ऊंचाई को छुआ तो 75.90 की गिरावट तक भी गया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन ईएमआई को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी ग्राहक 31 अगस्त तक ईएमआई नहीं चुकाने का विकल्प ले सकते हैं। एसबीआई की तरफ से कहा गया है कि वो इसके लिए अपने कर्जधारकों की अर्जियों का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें मैसेज के जरिए इसकी सूचना दी जा रही है। एसबीआई की तरफ से कहा गया कि अगर किसी कर्जधारक को अपने मोरेटोरियम का लाभ लेना है, यानी जून, जुलाई और अगस्त महीने के लिए ईएमआई बंद करनी है, तो वर्चुअल मोबाइल नंबर पर यस टाइप करके भेजना है। वीएमएन नंबर बैंक की तरफ से आने वाले मैसेज में दर्ज है। 22 मई को रिजर्व बैंक की बैठक हुई थी, जिसमें लोन मोरेटोरियम को 3 और महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई थी। पिछली बार जो मोरेटोरियम की घोषणा की गई थी वो 31 मई को खत्म हो रही है। रिलायंस जियो में विदेशी कंपनियों की कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखाई दे रही है। अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.5% हिस्सा खरीदेगी। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट रिलायंस के साथ बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ये निवेश करीब 15,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। इसी साल फरवरी में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की थी। इस पार्टनरशिप के तहत रिलायंस जियो पूरे देश में डेटा सेंटर स्थापित करेगी। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर की सेवाएं दी जाएंगी और रिलायंस जियो में अब तक 5 कंपनियों फेसबुक, केकेआर, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक ने 78,562 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पैसों के संकट से जूझ रही सरकार जल्द ही 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर सकती है। इस नीलामी से सरकार को 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी। सरकार नीलामी प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एक इंटर मिनिस्ट्रियल नोट तैयार किया जा चुका है, जिसे अगले महीने कैबिनेट की बैठक में पेश किया जा सकता है। दरअसल भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो 4G स्पेक्ट्रम की जल्द से जल्द नीलामी के लिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि डेटा और वॉइस सर्विसेज में जोरदार तेजी आई है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कोरोना की वजह से भारत की इकोनॉमी पर बुरे असर का अनुमान जताया है। S&P ने अनुमान जाहिर किया है कि भारत की इकोनॉमी में 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। देश में कोरोना का असर तीसरी तिमाही में अपने पीक पर होगा। आने वाले कुछ सालों में भी भारतीय इकोनॉमी को कोरोना के असर से जूझना होगा। इसी हफ्ते फिच रेटिंग और क्रिसिल ने भी भारत की इकोनॉमी में 5% की गिरावट का अनुमान जाहिर किया है। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत की लॉकडाउन पॉलिसी काफ़ी कठोर रही है और ये उम्मीद से ज़्यादा लंबे समय तक खींची है। इसके अलावा दूसरे आर्थिक आंकड़े भी काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि ग्रुप ने इंसानों पर कोरोना के लिए इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि पिछले हफ्ते रेगुलेटरी मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने इंदौर और जयपुर में ये क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। कोरोना के इलाज में अभी तक दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों का नाम आ रहा था, जिसमें गिलियड साइंसेज, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, इनोवियो फार्मा और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जैसे नाम शामिल हैं, जो कोरोना की दवाई और वैक्सीन की खोज में जी जान से जुटी हुई हैं। इस बड़ी कंपनियों की सूची में पतंजलि का नाम भी जुड़ना पतंजलि के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि पतंजलि ग्रुप फरवरी 2020 से ही कोविड-19 के मरीजों का इलाज करना उसने शुरू कर दिया था। सैमसंग अपनी गैलेक्सी M सीरीज के 2 नए अफोर्डेबल बजट स्मार्टफोन्स जून की शुरुआत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। गैलेक्सी M01 फीचर्स के मामले में गैलेक्सी A01 से काफ़ी बेहतर होगा। हाल ही में सामने आया कुछ लीक्स के मुताबिक इस स्मार्टफोन की कीमत भारत में केवल 9,000 रुपये होगी। ये कीमत 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की होगी। M सीरीज का अगला डिवाइस गैलेक्सी M11 हो सकता है। इस स्मार्टफोन को भारत में 11,000 रुपये की शुरुआती प्राइस टैग पर उतारा जा सकता है और ये कीमत 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के वेरिएंट की होगी। गैलेक्सी M11 के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 13,000 रुपये के आसपास हो सकती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा जिले की एक गाड़ी में आईईडी को प्लांट किया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने ट्रैक किया और वक्त रहते इसे डिफ्यूज कर दिया, जिसके बाद कार धमाका हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान सिर्फ गाड़ी में नुकसान हुआ, किसी भी जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस बारे में पिछले 3-4 दिनों से इनपुट मिल रहा था। कुछ नाके पर सेंट्रो कार रुकी नहीं थी, जिसके बाद
शक गहराया और इसके अलावा आईडी होने का इनपुट भी मिला था। इसके बाद पूरी तरह से सतर्कता बढ़ा दी गई। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी और जल्द ही एनआईए की एक टीम इस इलाके का दौरा भी करेगी। लुधियाना से 350 किलोमीटर पैदल चलकर राज्य में अपने घर जा रहे 19 साल के एक प्रवासी कामगार की सहारनपुर में भूख से मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने विपिन कुमार की मौत को मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला बताया। एनएचआरसी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब कोविड-19 संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक स्थिति, उनकी बीमारी, सड़कों पर बच्चों को जन्म देने और उनकी मौत से संबंधित घटनाएं उनके संज्ञान में आई है। उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में जवाब देते हुए ये बताने को कहा गया है कि दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की मौजूदा हालत क्या है, जो अपने घर लौटना चाहते हैं, उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में 25 मई को घरेलू उड़ानों की शुरुआत के बाद आज से कोलकाता में भी घरेलू विमानों की सेवाएं शुरू हो गई। चक्रवात तूफान अम्फान के बाद मची तबाही और राहत कार्यों की वजह से यहां हवाई सेवाओं में देरी हुई। कोलकाता से पहली विमान जो सेवा है वो 40 यात्रियों को लेकर सुबह 6:05 पर गुवाहाटी के लिए रवाना हुआ, जबकि आज सुबह 122 यात्री नई दिल्ली से यहां पहुंचे। आज कोलकाता से 10 विमानों ने उड़ान भरी। उत्तर बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे पर भी घरेलू विमान सेवाएं शुरू हुई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में घरेलू विमानों से राज्य में आने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए किस कदर परेशान हैं। बस और ट्रेन में टिकट नहीं मिल पाया है तो मुंबई के एक प्रवासी मजदूर ने अपने घर कोलकाता जाने के लिए अपनी बकरियां बेच दी और 30,600 रुपए में इंडिगो से फ्लाइट का टिकट खरीदा, लेकिन बदकिस्मती से वो फ्लाइट कैंसिल हो गई और मजदूर एक बार फिर अटक गया। मीडिया में मामला आने के बाद इंडिगो ने उस मजदूर की मदद करने का फैसला किया है। इंडिगो का कहना है कि 1 जून को वो मजदूर मुंबई से कोलकाता वाली फ्लाइट में बैठकर जाएगा और इसके लिए इंडिगो मजदूर से 1 भी रुपया अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। मुंबई के मरीन ड्राइव के पास मौजूद होटल फॉर्च्यून में लगी आग को बुझा लिया गया है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियों को लगाया गया। मुंबई फायर ब्रिगेड का कहना है कि मेट्रो सिनेमा के पास होटल में 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें सभी डॉक्टर्स हैं और दमकल अधिकारियों का कहना है कि फर्स्ट मेरिन स्ट्रीट पर मौजूद होटल में लगी पहली मंजिल पर आग जो थी वो बढ़ते बढ़ते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी और ये आग केवल लेवल 2 ये आग जो है वो लेवल 2 की आग थी। अब आग कैसे लगी इसके कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। बात कुछ एंटरटेनमेंट की कर लेते हैं। कोरोना वायरस से जूझ रहे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए करण जौहर, सोनम कपूर, आहूजा, शिल्पा शेट्टी और जैकलिन फर्नांडिस जैसे बॉलीवुड सेलेब्स 24 घंटे के लाइव ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इस फंड रेजर प्रोग्राम में बॉलीवुड सेलेब्स कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे जेसन डेरुलो, दुआ लिपा और सिएला ग्रीन के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। इस लाइव ब्रॉडकास्ट में दुनिया भर से 150 आर्टिस्ट हिस्सा लेने वाले हैं। ये प्रोग्राम 29 मई को शाम 4 बजे होगा, जिसका लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक समेत कई अहम टीवी नेटवर्क पर भी किया जाएगा। रोजा, बॉम्बे और गुरु जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले मणिरत्नम जो फिल्मकार हैं, उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन में ऐश्वर्या राय बच्चन की भी अहम भूमिका होगी। मणि इस फिल्म को स्टार्ट टू फिनिश अंदाज में शूट करना चाह रहे हैं ताकि 2021 की अपनी रिलीज की डेडलाइन छू सकें। इसके लिए एक्टर्स के साथ एक साथ सारी डेट्स देने को कहा गया है और अगर सब कुछ सही रहा तो फिल्म शूटिंग जो है वो जुलाई में शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान से भारी तबाही हुई है। इस तबाही से आहत शाहरुख खान मदद के लिए सामने आए हैं। शाहरुख की मीर फाउंडेशन और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्रभावित लोगों के खाने और रहने का इंतजाम देखेगी। साथ ही शाहरुख एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, किया है उन्होंने। इसके अलावा जरूरी हाइजीनिक आइटम्स राज्य के 4 सबसे प्रभावित इलाकों में बांटे जाएंगे। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी शख्स की पुलिस की प्रताड़ना से हुई मौत का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। 46 वर्षीय जॉर्ज फ्लॉयड की अब
इस मौत के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा उबल पड़ा है। करीना कपूर खान ने भी इंस्टाग्राम पर इस मुद्दे को उठाते हुए जॉर्ज के लिए जस्टिस की मांग की है। साथ ही उन्होंने गंभीर तस्वीर लगाते हुए दर्शाने की कोशिश की कि किस तरह से अमेरिका में अब भी रंगभेद जारी है। लॉकडाउन पीरियड में फिल्मों की शूटिंग पर रोक है, लेकिन फिर भी राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म कोरोना वायरस की शूटिंग कर ली है। यही नहीं, फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। इसके बाद से लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं कि रामू को इसकी परवाह नहीं है। यही नहीं, उन्होंने सारे इंडस्ट्री यूनियन को चैलेंज करते हुए कहा कि उन्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर फिल्म फेडरेशन की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया गया है।